नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के विज्ञान सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रगति की नई दिशा इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख करके, इसको अच्छी तरीके से सुन करके भी एकदम अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हैं। यह है पाठ 10 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रगति की नई दिशा। इसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया? रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखकर कथनों को पूर्ण करके उनका समर्थन कीजिए। मतलब यहाँ पे खाली जगह भरना ही है, उसके साथ में उसका कारण भी लिखना है। तो पहला क्या दिया गया है? संगणक पर कार्य करते समय मेमोरी की सूचना हम पढ़ सकते हैं तथा खाली जगह मेमोरी में हम अन्य प्रक्रिया कर सकते हैं। इसके उत्तर में आएगा इंटरनल प्राथमिक। संगणक पर कार्य करते समय मेमोरी की सूचना हम पढ़ सकते हैं तथा इंटरनल या प्राथमिक मेमोरी में हम अन्य प्रक्रिया कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? प्रक्रिया सीपीयू में की जाती है, प्राथमिक मेमोरी सीपीयू में होती है। दूसरे में क्या दिया गया? वैज्ञानिकों के आविष्कारों के चित्र और वीडियो के प्रस्तुतिकरण के लिए खाली जगह का उपयोग किया जा सकता है। इसके उत्तर में आएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। वैज्ञानिकों के आविष्कारों के चित्र और वीडियो के प्रस्तुतिकरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किया जा सकता है। इसका कारण है पावर पॉइंट में एक ही स्लाइड पर विषय वस्तु चित्र वीडियो ले सकते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? प्रयोग द्वारा प्राप्त संख्यात्मक जानकारी पर प्रक्रिया करके तालिका और आलेख तैयार करने के लिए खाली जगह का उपयोग किया जाता है। इसके उत्तर में आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। प्रयोग द्वारा प्राप्त संख्यात्मक जानकारी पर प्रक्रिया करके तालिका और आलेख तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का उपयोग किया जाता है। इसका कारण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विविध प्रकार के आलेख, चार्ट्स, तालिका तैयार करने की सुविधा होती है। चौथे में क्या दिया गया है? पहली पीढ़ी के संगणक खाली जगह के कारण बंद पड़ जाते थे। इसके उत्तर में आएगा ऊष्मा की निर्मिति। पहली पीढ़ी के संगणक ऊष्मा की निर्मिति के कारण बंद पड़ जाते थे। इसका कारण क्या है? पहली पीढ़ी में निर्वात नलिकाओं के उपयोग के कारण बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा खर्च होती थी। विद्युत के अधिक उपयोग के कारण प्रचंड मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होने से निर्वात नलिकाएं तप्त होकर निष्क्रिय हो जाती थी। पांचवें में क्या दिया गया? संगणक को खाली जगह नहीं दिया तो उसका कार्य नहीं चलेगा। इसके उत्तर में आएगा विद्युत आपूर्ति। संगणक को विद्युत आपूर्ति नहीं दिया तो उसका कार्य नहीं चलेगा। इसका कारण है संगणक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होने के कारण उसका कार्य शुरू जारी रखने के लिए विद्युत आपूर्ति इलेक्ट्रिक सप्लाई की आवश्यकता होती है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सूचना एवं संचार की भूमिका और महत्व स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में आएगा पहला, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सूचना एवं संचार की भूमिका। पहले हम लोग भूमिका देख लेते हैं, महत्व को हम यहाँ पे देखेंगे। भूमिका में पहला है विज्ञान प्रौद्योगिकी के कारण विज्ञान विषय सीखना अधिक सुलभ तथा समृद्ध हो गया है। दूसरा, सिमुलेशन की सहायता से धोखादायक, हानिकारक तथा खर्चीले प्रयोग विद्यार्थियों को करके दिखाने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी उपयुक्त सिद्ध हो रही है। तीसरा, विद्यार्थियों को घर बैठे प्रयोग की कृति स्वतः करने तथा देखने के लिए यह प्रौद्योगिकी उपयुक्त सिद्ध हो रही है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में सूचना एवं संचार की महत्व। इसमें से पहला आएगा वैज्ञानिक सूचना एकत्र करने के लिए इंटरनेट, न्यूज ग्रुप, ब्लॉग जैसे आधुनिक साधनों की सहायता से वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध होती है। उदाहरण पाचन संस्था। दूसरा, प्रस्तुतिकरण। पावर पॉइंट की सहायता से प्रेजेंटेशन तैयार करके प्रस्तुतिकरण द्वारा वैज्ञानिक संकल्पनाएं प्रभावी ढंग से स्पष्ट की जा सकती हैं। उदाहरण मेंढक का जीवन क्रम। तीसरा, अंदाज लगाने के लिए वैज्ञानिक सूचना पर प्रक्रिया करके प्राप्त जानकारी का उपयोग अंदाजा लगाने के लिए होता है। उदाहरण मौसम का अंदाज। और चौथा है अध्ययन में सहकार्य। सहकारी, तज्ञ शिक्षक, वैज्ञानिक की सहायता से सीखने का अवसर मिलता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है? संगणक के कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग
आपको विज्ञान का अध्ययन करते समय हुआ किस प्रकार? इसके उत्तर में आएगा, विज्ञान का अध्ययन करते समय कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग विज्ञान का अध्ययन करते समय हुआ। उसमें से पहला है वर्ड प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसका उपयोग कहाँ पे हुआ? प्रायोगिक कार्य तथा प्रोजेक्ट के लेखन कार्य करने के लिए इसका उपयोग हुआ। दूसरा है स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, प्रयोग की गणना करने तथा आलेख खींचने के लिए। तीसरा प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आकर्षक मनोरंजक प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए। चौथा है ब्राउजर, ब्राउजर की सहायता से वेबसाइट पर सूचना ढूंढने के लिए, विज्ञान विषय के घटक से संबंधित सूचना एकत्रित करने के लिए उपयोग। अब अगला करते हैं। तीसरा क्या है, संगणक का कार्य किस प्रकार चलता है? इसके उत्तर में आएगा, संगणक का कार्य निम्न प्रकार से चलता है। संगणक 3 भागों से बना होता है। पहला है आदान उपकरण इनपुट डिवाइसेस। संगणक में सूचना तथा सूचना की पूर्ति करने वाले साधनों युक्तियों को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं, उदाहरण कीबोर्ड माउस। दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सीपीयू एरिथमेटिक तथा लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा मेमोरी यूनिट, इन 3 भागों का बना होता है। तीसरा है प्रधान उपकरण आउटपुट डिवाइसेस। सीपीयू में प्रक्रिया होने के बाद संगणक से उपयोगकर्ता तक सूचना की आपूर्ति करने वाले भेजने वाले साधनों को प्रधान उपकरण आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, संगणक के विभिन्न सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय कौन सी सावधानी बरतना आवश्यक है? इसके उत्तर में आएगा, संगणक में विविध सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय बरतनी जाने वाली सावधानी निम्नलिखित है। पहला, अधिकृत लाइसेंस धारक सॉफ्टवेयर की अनुमति लेकर ही उपयोग करना चाहिए। दूसरा, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त अन्य लाइसेंस धारक अधिकृत सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल या लोड करना चाहिए। तीसरा, अधिकृत स्रोत द्वारा सूचना का अधिगमन एक्सेस करना चाहिए। अन्य दूसरों की फाइल्स उनकी अनुमति के बिना एक्सेस नहीं करनी चाहिए। चौथा, साइबर कानून भंग न हो, इस दृष्टि से अधिकृत मार्ग से ही वैध सॉफ्टवेयर की खरीदी करके उसका उपयोग करना चाहिए। अब हम अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है, सूचना और संचार के विभिन्न साधन कौन से हैं, विज्ञान के संदर्भ में उनका उपयोग कैसे किया जाता है? इसके उत्तर में पहला क्या आएगा, सूचना या संचार प्रौद्योगिकी के साधन। कौन कौन सा साधन है? दूरध्वनि, मोबाइल, संगणक, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि सूचना या संचार प्रौद्योगिकी के साधन है। दूसरे पॉइंट में क्या है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विज्ञान में उपयोग, मतलब इसका कहाँ पे विज्ञान में उपयोग होता है। उसमें से पहला है मोबाइल फोन। विज्ञान विषय से संबंधित व्याख्यान, शैक्षणिक स्थानों के भेंट का ध्वनि मुद्रण, साउंड रिकॉर्डिंग तथा वीडियोग्राफी करके उन्हें पुनः सुन तथा देख सकते हैं। विज्ञान विषय से संबंधित सूचना का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। दूसरा है दूरदर्शन। विज्ञान विषय से संबंधित शैक्षणिक पाठों का निरीक्षण कर सकते हैं। नेशनल जियोग्राफिक, एनिमल प्लैनेट, डिस्कवरी चैनलों पर विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों को देखकर आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है संगणक। विज्ञान से संबंधित सूचना संचित करके रखना, प्रस्तुतिकरण, आलेख निर्मित के लिए संगणक साधनों का उपयोग किया जाता है। चौथा है इंटरनेट। संगणक तथा इंटरनेट के द्वारा विज्ञान से संबंधित सूचना प्राप्त करना, विविध वेबसाइट्स को भेंट देना तथा आवश्यक सूचना तथा चित्र कॉपी करना, वैज्ञानिक प्रयोग तथा कृतियों का निरीक्षण करना। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, गति के नियम प्रकरण के पृष्ठ क्रमांक 4 पर दी गई सारणी की जानकारी के आधार पर अमर, अकबर और एंथोनी की गति का दूरी समय आलेख स्प्रेडशीट का उपयोग करके खींचिए। उसे खींचते समय आप कौन सी सावधानी बरतेंगे? तो सबसे पहले तुम्हारा जो पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 4 पे देखो, ये इस तरीके से आप लोगों को दिया गया है। इसको हमको स्प्रेडशीट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो इसके उत्तर में आएगा, देखो हमको क्या करना है, आलेख खींचना है। आलेख खींचने में क्या होता है, एक्स एंड वाई होती है। तो एक्स और वाई क्या हो जाएगा, समय और अंतर हो जाएगा। दूसरा है सारणी में घड़ी में समय दिया गया है, उसके स्थान पर घंटे में 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3.0 की तरह कालावधि लेनी चाहिए। तीसरा, वर्कशीट में सूचना भरने के बाद
आलेख बनाने की सभी विषय वस्तु शीर्षक के स्थान चुने। चौथा, इंसर्ट टैब पर क्लिक करो, इंसर्ट चार्ट पर क्लिक करो, चार्ट का प्रकार लाइन तथा लाइन विद मार्कर्स नमूना चुनो। इसके बाद आपका बन जाएगा। अब अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, संगणक की विभिन्न पीढ़ियों में अंतर स्पष्ट कीजिए, उसके लिए विज्ञान का क्या योगदान है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ने बना लिया है, इसकी जानकारी लिखे हैं। पहली पीढ़ी कब से कब तक है, दूसरी पीढ़ी कब से कब तक है, तीसरी पीढ़ी कब से कब तक है, ये सारी जानकारी है पहली पीढ़ी से लेकर के पांचवी पीढ़ी तक। तो संगणक की पीढ़ियां यहाँ पे देखो, जानकारी में क्या है, कालखंड है, मुख्य घटक है, इनपुट डिवाइस है, ठंडा रखने के लिए एसी की आवश्यकता है या नहीं है, भाषा है। तो पहली पीढ़ी कब से कब तक है, 1946 से लेकर के 1959 तक। इसका मुख्य घटक क्या था, निर्वात नलिकाएं, वैक्यूम ट्यूब्स। इनपुट डिवाइसेस क्या था, पंच कार्ड, ठंडा रखने के लिए एसी की आवश्यकता होती थी, हाँ है। और इसकी भाषा क्या थी, मशीन लैंग्वेज। दूसरी पीढ़ी के लिए 1959 से लेकर के 1963 तक चली। इसका मुख्य घटक क्या था, ट्रांजिस्टर्स। इनपुट डिवाइस क्या था, पंच कार्ड, एसी की जरूरत थी, यस हाँ। और भाषा क्या थी, मशीन तथा असेंबली लैंग्वेज या कोबोल। तीसरी पीढ़ी 1964 से चली 1971 तक। इसका मुख्य घटक था इंटीग्रेटेड सर्किट्स मींस आईसी। इनपुट डिवाइसेस थी कीबोर्ड, ठंडा रखने के लिए एसी की जरूरत थी, यस हाँ। इसकी भाषा क्या थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम। और चौथी पीढ़ी कब से कब तक थी, 1971 से 1990 तक। इसका मुख्य घटक माइक्रो प्रोसेसर। इनपुट डिवाइस क्या था, कीबोर्ड माउस, ठंडा रखने के लिए एसी की जरूरत नहीं थी। और इसका लैंग्वेज क्या था, भाषा क्या था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। और पांचवी पीढ़ी जो चल रही है वो 1990 से आज तक चल रही है। इसका मुख्य घटक क्या है, पैरेलल प्रोसेसिंग या नेटवर्किंग बोला जा सकता है। इनपुट डिवाइस में क्या क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है तथा अन्य भी है। एसी की जरूरत है, नहीं है। और GUI इसकी भाषा है। जैसे जैसे कालखंड आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे संगणक का आकार, मूल्य तथा देखभाल खर्चे या मेंटेनेंस कम हो रहा है। संगणक के काम करने के वेग तथा उसकी भंडारण क्षमता में वृद्धि हो रही है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, आपके पास की जानकारी अन्य लोगों को देने के लिए आप कौन कौन सूचना व संचार साधनों की सहायता लेंगे। इसके उत्तर में आएगा, स्वतः के पास की जानकारी अन्य लोगों को देने के लिए निम्न सूचना संप्रेषण साधनों की सहायता लेंगे। पहला, संगणक तथा नेटवर्किंग साधनों की सहायता से ब्लॉग, फोरम, चैटिंग, ईमेल प्रस्तुतिकरण के माध्यम से। दूसरा, दूरध्वनि तथा मोबाइल साधनों की सहायता से संभाषणात्मक तथा विषय वस्तु वीडियो स्वरूप में सूचना का लेन देन करेंगे। तीसरा, दूरदर्शन साधनों के माध्यम से चर्चा, वाद विवाद में सहभागी होकर अन्य से सूचना का लेन देन करेंगे। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, सूचना या संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पाठ्य पुस्तक के कम से कम 3 घटकों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। यह करते समय कौन से चरणों का उपयोग किया, उसके अनुसार प्रवाह तालिका बनाइए। मतलब यहाँ पे हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने में कैसा कैसा उसका स्टेप रहेगा वो हमको लिखना है। तो इसके उत्तर में आएगा, पहला, घटक चुनकर उसके लिए लिखित स्लाइड कागज पर तैयार करके रखो। दूसरा, आवश्यक चित्र इंटरनेट से डाउनलोड करके आकृतियों टेबल एक फोल्डर में सेव करके रखो, उन्हें उचित क्रम में रखो। तीसरा है, होम टैब पे जाओ, उसके बाद में न्यू स्लाइड विकल्प पर क्लिक करो, आवश्यकता अनुसार उचित प्लेस होल्डर्स की स्लाइड चुनो। चौथा, उचित विषय वस्तु तथा चित्रों की पर्याप्त संख्या डालकर स्लाइड की फॉर्मेटिंग करो। पांचवा है, स्लाइड को ट्रांजिशन एंड एनिमेशन प्रभाव या इफेक्ट दो। अब हम अगला करते हैं। सातवें प्रश्न में क्या दिया गया है, संगणक का उपयोग करते समय आपको कौन सी तकनीकी परेशानी आई, उसे हल करने के लिए आपने क्या किया। इसके उत्तर में आएगा, संगणक का उपयोग करते समय निम्न प्रकार से तकनीकी अड़चन आई। पहला है, अचानक विद्युत की आपूर्ति खंडित होने से प्रविष्ट की गई सूचना नष्ट हो गई। इसका उपाय क्या है, संगणक में सूचना की प्रविष्टि करते समय कार्यरत फाइल को बार बार संचित सेव किया। यूपीएस साधन जोड़ने के कारण विद्युत की आपूर्ति खंडित होने पर भी कुछ समय तक सूचना सेव करना संभव हो गया है। दूसरा क्या परेशानी आई है, फोटो अपलोड करते समय नेटवर्क समस्या के कारण फोटो अपलोड नहीं हो रहा था।
इसका उपाय क्या किया गया, फोटो का आकार तथा फॉर्मेट बदलकर फोटो अपलोड किया। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे पाठ 10 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इस पाठ का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।